वीएनआर न्यूज़ के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। और विशेष में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सत्यशील देशपांडे जी। सत्यशील जी, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सत्यशील जी, गायकी के प्रति जो आपका रुझान रहा, कैसे आपका ये रुझान जागृत हुआ, कब आपने शुरू कर दिया था और गायक ही बनना है ये विचार कैसे मन में आया? नहीं, मेरे पिता स्वर्गीय वामनराव देशपांडे एक जाने माने संगीतज्ञ थे। उनका घरानेदार गायकी नाम से जो किताब था, वो किताब जब वो लिखी जा रही थी तो भारत के मूर्धन्य जो तभी नहीं थे मूर्धन्य, उनका सबका वास्तव्य हमारे घर में रहता था। तो बचपन से सब लोगों के संस्कार रहे। भीमसेन जी आते थे उसमें, मंसूर जी रहते थे। पर तभी मुझे ऐसे लगता था बचपन में कि इन सब लोगों की जो गायकी है, इस पर बहुत सारा रियाज़ करने के बाद ये आत्मसात हो सकती है, क्योंकि मैं उसका तर्क में लगा सकता था, अनुमान लगा सकता था। मगर कुमार जी की पहले कोई समझ में नहीं आती थी, तो उनसे सीखने का मेरा निश्चय हुआ। और ऐसे एक विचार हुआ ना कि वो जो चाइनीज़ कहावत है कि आपको अगर 1 रुपया मिलता है तो आप क्या करोगे, तो वो जो फिलोसोफर है वो कहते हैं कि मैं 98 का अनाज लूँगा और 98 का फूल लूँगा। अनाज जिंदा रहने के लिए और फूल इसलिए कि जिंदा क्यों रहे। तो इस भावना से मैं संगीत के प्रति आकर्षित हुआ, बस यही है। जैसे आपने बताया कि पंडित वामन राव जी घर में संगीत का माहौल था, लेकिन फिर कुमार जी के प्रति आपका एक आकर्षण रहा और आपने उनसे सीखा भी। उनका समझता नहीं था वो। अगर आपने मेरा ये आज का विमर्श सुना होता कि वो अप्रतिम लयदार थे, मगर वो लयकारी करते नहीं थे। वो अप्रतिम सुरीले थे, मगर सुर का काम नी रे सा नी रे गे रे सा ग म रे गे रे म ग, किराने वालों की तरह वो काम नहीं करते थे। अप्रतिम सुर में थे और उनकी क्या पहेली है, उनकी क्या मिस्ट्री है, उनका क्या राज है, ये समझ में नहीं आता था। और जो समझ में नहीं आता है वही तो सीखना चाहिए। अन्य उनके समकालीन जो श्रेष्ठ गायक थे, उनका गाना सुनने के बाद में लगता था कि इतना सारा रियाज में करूं तो शायद इनके जैसा गा पाऊं। पर उनके जैसा गा पाने का मतलब क्या था कि वो तो गा ही रहे थे। तो इसलिए मैं कुमार जी के प्रति आकर्षित हुआ। और कुमार जी की श्रेष्ठता ये है कि उन्होंने हमारी और मेरे साथ हमारे मुकुल, हम लोगों की बैच हुआ करती थी और वसुंधरा जी तो थी उसमें। तो उन्होंने हमारा जो कि म्यूज़िक का स्पैन कितना विशाल है, इस तरफ हमारा एक तरीके से गाइड का काम किया। हम तो कुमार जी से ही बहुत प्रभावित थे, पर उन्होंने उनके बुज़ुर्ग जिनको शायद उन्होंने बचपन में सुना, जिनके साथ उन्होंने गाया भी, ऐसे अब्दुल करीम का हो, फयाज़ का हो, रोशन आरा बेगम, ऐसे रिकॉर्ड्स बहुत हमको सुनाए। और उनकी तालीम यही होती थी कि एक राग हो तो उसमें कौन से कलाकारों ने कैसा काम किया। और आप कहते थे बाबा आपका रास्ता आप ढूंढो, आपका पथ, आपका पिंड, आपका स्वभाव, आपके हिस्से में क्या दुनिया आती है, इससे आप अपना गाना बनाओ। तो इससे आदर्श गुरु परंपरा हो नहीं सकती। न उन्होंने खुद को आरोपित करने का प्रयास किया, और हम कर भी नहीं पाते थे क्योंकि उनकी बात उनकी थी, पर ऐसे उन्होंने नहीं किया। तो ये एक मैं मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा उपलब्धि समझता हूँ। अब आप उस चीज़ को, जैसे आपने भी कहा कि जो चीज़ नहीं आती वही सीखना चाहिए, वहीं शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करते हैं तो एक परंपरा इसमें मानी जाती है, गुरु और शिष्य वाली परंपरा मानी जाती है। आज के दौर में चूँकि आप न केवल गाते हैं बल्कि आपको बताना बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने देखा है कि जहाँ बच्चे मिलते हैं, नई युवा पीढ़ी आती है, आप उनको बांटना चाहते हैं, अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं? आपके घर में संगीत का माहौल था, लेकिन हर बच्चा के घर में संगीत का माहौल नहीं है। वो आकर्षण होता है उन गुरुओं के दिले सुन के और वो करके। उन्होंने ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए कि जो कि सक्षम हो। एक बार ऐसी एक छात्र था, उसके माता पिता मेरे पास आए, उनका कि 5 साल से सीख रही है हमारी बिटिया, फिल्म के गाने अच्छे गा लेती है पर शास्त्रीय संगीत में प्रगति हो नहीं रही है। तुम्हें नहीं हो सकता है गुरु की जगह शनि बैठा हो। तो अच्छा गुरु मिलना जो कि आपकी आंखें खोले, दुनिया संगीत का, निर्मिति का, प्रतिभा का क्षेत्र कितना विशाल है, ये होना चाहिए। एक समय था जब और अपनी जब खोज तीव्र होती है तो ऐसे लोग मिलते हैं आपको। वो अंदर से बात होनी चाहिए
जो ग्रहण करने वाला है उसमें वो होनी चाहिए। आपने भी एक बात कही कि फिल्म के गाने बहुत अच्छे गा लेती, लेकिन ये बंदिश या ये राग वो नहीं गा पाती है। लेकिन ये देखने में आता था कि एक पुराने समय में जो संगीत हुआ करता था, उनके हर गानों में कहीं ना कहीं कोई राग रागिनी, चाहे फिर वो पन्नालाल घोष साहब ने संगीत दिया हो या अनिल विश्वास जी ने दिया हो, राग रागिनियाँ होती थी। क्या आज राग रागिनियाँ दूर होती जा रही हैं भारतीय फिल्मी संगीत से, इस कारण से शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों आजकल का विगत 10-15 साल का संगीत तो मैंने इतना सुना भी नहीं है, पर मैंने जो संगीत सुना उसमें वो संगीतकार थे, अच्छे लोग थे, मेलोडी के वो थे। हालांकि ये नया माध्यम निर्माण होने से इनकी जो प्रतिभा का मुनाफा शास्त्रीय संगीत उठा था, उससे शास्त्रीय संगीत वंचित रह गया। मानो श्री रामचंद्र, नौशाद और मदन मोहन फिल्में बनती नहीं तो शायद हमारा शास्त्रीय संगीत और समृद्ध बनता, इतने लोग सीखे हुए थे। पर एक नया माध्यम आया, पर उस माध्यम को उन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया। लता जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनकी मजबूरी नहीं होती, पालन पोषण या परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो एक शास्त्रीय गायिका बनती। तो एक ये बड़ा संकट आपको लगता है कि है एक शास्त्रीय गायक के साथ, कि वो अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकता, उसको इसलिए फिल्म चुनना पड़ता है, या आज वो स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी? प्रश्न समझा नहीं मैं आपका। लता मंगेशकर ये कह रही थी कि मेरे अगर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं एक बहुत अच्छी शास्त्रीय गायिका बनती, लेकिन चूंकि मुझे परिवार की जिम्मेदारी थी इसलिए मुझे फिल्मों में गाना पड़ा था, क्योंकि मुझे पारिश्रमिक मिलता था। और ये जो आपका शायद वो अच्छी शास्त्रीय गायिका नहीं भी बन पाती थी। सही बात है, ऐसे कोई बोल नहीं सकते। तो क्या शास्त्रीय संगीत सीखना और जीविकोपार्जन करना है दो अलग अलग विषय? आपको अपनी अभिव्यक्ति जिस कलाकार को करनी है उसके लिए शास्त्रीय संगीत है। सुगम संगीत, फिल्म संगीत, जो अच्छा फिल्म संगीत है वो बहुत सुंदर है, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है। जो बाबा कहते थे, कुमार जी कहते थे कि बंदिश में सिचुएशन अच्छी चाहिए, शब्द कम। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन है, तो फिल्म ने इतनी सारी गुंजाइश है सिचुएशंस के लिए कि अच्छी सिचुएशन पर वो सिचुएशन छोड़ के अच्छे गाने की सिचुएशन अच्छी होती है, बाकी फिल्में बेकार होती है। अब श्री रामचंद्र की पतंगा फिल्म देखिए, या नौशाद का वो देखिए, कोई भी पुरानी फिल्में, वो सिचुएशन में इतने अच्छे सिचुएशन हमारे बंदिशों में नहीं होती, तो वहाँ तक वो सीमित है, तो वो अच्छा है उसका काम। और उसमें सुनिश्चित होता है, उसमें आपने देखा होगा कि सिने संगीत में जब वंस मोर दिया जाता है तो शुरू से वो फिर से दोहराते हैं पूरी चीज़ को, खुद की बात कहने की नहीं होती है। हमारे बंदिश में आप मुझे कहे आज जो मैंने बंदिशें गाई उनको फिर से वैसे गाए तो मैं नहीं गा सकूंगा, क्योंकि नहीं, किसी नई चीज़ के मैं खोज में रहूँगा। ये आत्मपीड़ा का जिसको शौक है वो शास्त्रीय संगीत करे। क्या बात है। नहीं तो सुगम संगीत अपनी जगह मुनासिब है, सुंदर है। कैसे इस विधा को हम इसमें आगे मुझको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, इसके लिए वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। उसके शास्त्रीय कारण और है, और वो ये दूरदर्शन के माध्यम का विषय भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने भी कहा कि पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि मध्य प्रदेश में जैसे अभी पंचम निषाद शोभा जी इतना कर रही हैं, इतने लोग वर्किंग डे पर इधर हाजिर होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने वो यूट्यूब पर भी रजिस्ट्रेशन किया था, तो ऐसे ये एक, वो खुद अच्छी कलाकार है पर ऐसे एक समाज उपयोगी काम कर रही हैं। हमारे देवास में भी कुमार संगीत अकेडमी करती हैं, तो ऐसे संस्थाओं को और पुख्ता करना ये शासन का काम है, और शासन इसमें दखल ले। केवल एक तानसेन फेस्टिवल और खजुराहो फेस्टिवल करने से जो लोग एक जीवन शैली जिनकी साधक, संगीत साधक की है, नृत्य साधक की है, उनको बढ़ावा देना शासन का, और आप जैसे दूरदर्शन के चैनल्स का भी काम एक सामाजिक दायित्व बनता है, ये मेरी मान्यता है। बिल्कुल, मेरे प्रश्न का आपने पहले ही उत्तर दे दिया है। मैं वही चाह रहा था कि कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, कैसे फले फूले। आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल समारोह आयोजित हो जाते हैं। कुछ एकेडमियां भी बनाई गई हैं मध्य प्रदेश शासन की अगर हम बात करें तो, लेकिन वो ध्रुपद को लेकर है या किसी अन्य उन चीज़ों को लेकर है, कैसे और बेहतर हो सकता है? अभी ग्वालियर में गए थे, उन्होंने बड़े जोर से वो ख्याल केंद्र का पुनरुज्जीवन करने की बात की, तो मैंने कुछ उनको सुझाव दिए, और मैंने कहा एक जीवित जो प्रतिभा के साथ संघर्ष कर रहा है ऐसे किसी आदमी को वहाँ रखिए, जिनके भी क्रिएटिव ईयर जिसके जा चुके हैं, और श्वेत बालों की संख्या बढ़ रही है गुणों के बजाय, उनको मत रखिए उधर, देखिए क्या होता है। पंडित जी, क्या संदेश हमारे दर्शकों के माध्यम से उन लोगों तक आप देना चाहेंगे कि
क्या क्यों सीखें शास्त्रीय संगीत, और इसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में वो क्या योगदान कर सकते हैं? क्योंकि ठीक है, अगर श्रोता नहीं मिलेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे चाहिए, वो एक आरोग्यपूर्ण संस्कृति का प्रतीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और वो हर एक को अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक उच्च स्तर पर कला के माध्यम से प्रकट करने की गुंजाइश होती है। उसने कला का संवर्धन हो। चर्चिल का प्रसिद्ध वाक्य है, जब वॉर में, वर्ल्ड वॉर में उनको कहा गया कि ये कल्चरल एक्टिविटीज़ पर कटौती करे, तो उसने कहा कि देन व्हाई आर वी फाइटिंग द वॉर फॉर? हमारे संस्कृति के लिए हम झगड़ रहे हैं। तो ये संस्कृति का संवर्धन हो, क्योंकि मानव की जिजीविषा, जीवन शक्ति का एक सकारण उपयोग और उसकी चरम सीमा आर्ट्स के द्वारा ही जांची पर की जाती है, लिटरेचर, म्यूज़िक। तो इसको जीवित रखना हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। बाकी मेरी अकल इतनी है, ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित सत्यशील देशपांडे जी, जिन्होंने बताया कि कैसे हम संगीत का संवर्धन कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। उनका ये भी मानना था कि सरकार केवल समारोह तक सीमित ना रहे, वो इसे आगे बढ़ाने का, और की भी ये एक बात है, नैतिक जिम्मेदारी है, हम सभी की एक जिम्मेदारी है। और एक अच्छा गुरु यदि मिलता है तो निश्चित तौर पर वो अपने शिष्य को उस लेवल तक लेकर जाता है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डी जाना न्यूज़, इंदौर। धन्यवाद।